चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन वापस हमारा एरर करेक्शंस का क्वेश्चंस है। पढ़ते हैं 131 वाला हमारा क्वेश्चन। ड्यूरिंग वर्शिपिंग डिवोटीज चैंट हाइम्स बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्टिर द इमोशंस। क्या इसमें बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग वर्शिपिंग, देखो ड्यूरिंग वर्शिपिंग, अब इसमें जो है दोस्तों दो बार आईएनजी लगा है। ठीक है, ये जो है वर्शिपिंग, ये हमारा यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, कि वर्शिप करने के दौरान, पूजा करने के दौरान, स्तुति करने के दौरान, आराधना करने के दौरान, ठीक है, जब वर्शिप हम करते हैं उसके दौरान, देखो दोस्तों ये जो आपका आईएनजी वाला वर्शिपिंग है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक हमारा जेरेंड है। ठीक है, आईएनजी वाला एक ऐसा वर्ड जिसको हम लोग क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम लोग नाउन की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा जेरेंड है और वो हम सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका सब्जेक्ट भी है। आप देखो कि क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि वर्शिप करने के दौरान डिवोटीज, ये जो आप देखो वर्शिप करने के दौरान डिवोटीज, देखो ये आपका यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर यहाँ तक, ये आपका एक फ्रेज हो गया। ठीक है, मतलब आपका एक पार्ट ऑफ फ्रेज हो गया और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक अगला वापस आपका नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका मान लो एक छोटा सा सेंटेंस और उसके बाद ये भी आपका एक नया सेंटेंस। ठीक, तो इसका ये आपका नाउन है। ठीक है, अब दोस्तों ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ये हो जाएगा क्योंकि हम नए सेंटेंस से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, डिवोटीज क्या करते हैं, चैंट करते हैं। चैंट करने का मतलब होता है उसका उच्चारण करते हैं, है ना, गाते हैं, सिंग करते हैं। ठीक है, चैंट करना मतलब उस चीज का जो है बार बार रिपीट करना, उसका क्या करना, उच्चारण करना, सिंग करना या फिर बोलना, है ना, बोलना, आप उसको टेल करना या बोलना, इस तरीके का यहाँ पर सेंस हो रहा है कि वो चैंट क्या करते हैं, हाइम्स। तो हाइम का मतलब होता है कुछ आपके जो भजन वगैरह जो होते हैं, कीर्तन जिसको बोला जाता है, कुछ श्लोक्स वगैरह होती हैं, कुछ पोम्स वगैरह होती हैं। ठीक है, कुछ प्रेयर जिसको बोला जाता है, तो प्रेयर्स को वो लोग जो है भजन कीर्तन वगैरह वो करते हैं वर्शिप करने के दौरान। और ऐसा वो क्यों करते हैं, बिकॉज द रिपीटिशन, जो रिपीटिशन बार बार जिस चीज को हम रिपीट करते हैं, शब्दों को, देखो रिपीटिशन ऑफ वर्ड, शब्दों को जब हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टिर द इमोशंस, हमारी जो इमोशंस है वो स्टिर हो जाएगी। मतलब हमारी इमोशन स्टिर होने का मतलब होता है कि वो वापस से हमारी जो इमोशंस है उनमें एक तरह से देखो स्टिर हो जाएगी, मतलब उसको अपनी जगह पर आ जाएगी, हम स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इमोशंस को जो है स्टिर करना, इसका मतलब स्टेबल करने के सेंस में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया कि वर्शिप करने के दौरान डिवोटीज जो है वो अलग अलग भजन वगैरह वो करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से रिपीटेशन ऑफ वर्ड से क्या होगा कि उनके जो इमोशंस है वो स्टेबल हो जाएंगे या फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल में आ जाएंगे, ये मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, देखो ड्यूरिंग वर्शिप बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे और ड्यूरिंग वर्शिपिंग मैं आपको कहूंगा कि दोनों चीजें सही हैं। देखो ड्यूरिंग वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा, ठीक है, वर्शिप का मतलब पूजा, और वर्शिपिंग का मतलब पूजा करने के दौरान, है, करते हुए, है ना, पूजा करते हुए। तो ड्यूरिंग वर्शिप ये भी आपका सही है, बट यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ड्यूरिंग वर्शिपिंग पूजा करते हुए का यहाँ पर सेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ये भी सही है। ठीक है, वर्शिपिंग मतलब पूजा करते हुए, ये हमको इसमें बताना है, तो पूजा करते हुए बिल्कुल सही है। डिवोटीज जो है, अब ध्यान देना दोस्तों, डिवोटीज आपका जो है सब्जेक्ट है और कौन सा नाउन है आपका, ये प्लूरल नाउन है। देखो एस लगा है ना, डिवोटी का मतलब श्रद्धालु, भक्तगण जो होते हैं। अब उसके बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। ठीक है, तो चैंट आपका जो है ये आपका प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है।
ठीक, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं कि डिवोटीज चैंट करते हैं क्या, हाइम्स को चैंट करते हैं। क्यों, बिकॉज अब आगे देखो, बिकॉज के बाद ये कारण बताया जा रहा है ना, तो यहां तक हो गया। अब बिकॉज के बाद एक नया सेंटेंस, ठीक है, देखो द आर्टिकल है, अब द के बाद तो नाउन होता है, तो देखो बिकॉज द रिपीटेशन, ये आपका नाउन है, और रिपीटेशन ऑफ, देखो रिपीटेशन ऑफ, और यहां पर ये वापस आपका नाउन है। दोस्तों यहां पर आपका देखो एक रूल हो गया, नाउन 1 ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन 2, एक रूल हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया था, और ये बहुत ही कॉमन रूल है। मेरा रूल स्पेसिफिकली ये आप बहुत फेवरेट वाला है, ठीक है। नाउन 1 उसके बाद, सॉरी नाउन 1 उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो है नाउन 2। अब बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में नाउन 3 हो जाता है, नाउन 4 हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या चेक करना है, देखो नाउन 1 फर्स्ट वाला नाउन किसके बाद, ऑफ के जस्ट पहले। अब ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब दोस्तों ऑफ होता है कुछ कंडीशन में फॉर, ठीक है, फॉर भी आ जाता है ना, और बाय भी आ जाता है, बट ज्यादातर देखा गया है कि ऑफ प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा आता है, ठीक। अब ऐसा आपका अगर एक स्ट्रक्चर बना है, उसके बाद आपका वर्ब आता है दोस्तों, तो वो हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो वर्ब है ये होने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन 1, बिल्कुल इस तरीके से याद रखना है, यही होगा वर्ब जो है हमारा, वो किसके अकॉर्डिंग होने वाला है, नाउन 1 के अकॉर्डिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आप देखो कि द रिपीटेशन, जो उसका बार बार उसका क्या करना, रिपीटेशन करना, उसका दोहराना, ऑफ किसका, वर्ड्स का। आगे देखो स्टिर द इमोशंस, तो ये हमारा दोस्तों क्या है, वर्ब है, और ये आप देखो कि प्लूरल वर्ब है, लेकिन हमको वर्ब चाहिए इसके हिसाब से। मतलब ये क्या है, अगर ये आपका सिंगुलर, देखो रिपीटेशन क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, तो जाहिर सी बात है वर्ब यहाँ पर स्टिर नहीं होने वाला दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, स्टिर्स, एस इसके अंदर लग जाएगा, ठीक है, किस में लग जाएगा, एस। इसका मतलब डी वाला हमारा एरर है, इसमें रॉन्ग है। देखो इसमें थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, 99%, ठीक है, 99% दोस्तों आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका मतलब 99% हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ऑफ के पहले वाला जो नाउन होता है ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, याद रखो। मतलब ज्यादातर जो नाउन आपको मिलने वाला है ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में, वो पहले वो सिंगुलर नाउन है। उसी तरीके से 99% जो प्रीपोजिशन आपको जो मिलने वाला है वो ऑफ है, और इसी प्रकार 99% दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बाद का जो नाउन है ये आपका प्लूरल नाउन होने वाला है, ठीक है। और 99% जो है, एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये जो वर्ब है ये कैसा क्वेश्चन में लिखा होगा, ये भी प्लूरल वर्ब लिखा होगा। जानबूझ के इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा ताकि आप क्या हो जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ और गलती कर दो। लेकिन कभी ये अगर आपका आ गया ना दोस्तों तो कभी गलती नहीं करना है। इतना डिटेल में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। आप देखो देखो वर्ड्स हैं और ये आपका प्लूरल नाउन है, और उसके बाद हमको क्या लगता है कि भाई प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, है ना। एकदम पढ़ने में सही लग रहा है, पढ़ने में कभी आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है कि ना तो उसके मीनिंग में पकड़ में आएगी ना उसको पढ़ने में पकड़ में आएगी, वहां फिर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ट्रिक वहां पर काम आती है, ठीक है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, उसी तरीके का प्योर ग्रामर बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड, आपके उसके रूल के आधार पर ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो मैं यही आपका जो है कंसेप्ट क्लियर करो। देखो तो ड्यूरिंग वर्शिपिंग डिवोटीज जो है वो क्या करते हैं, चैंट करते हैं क्या, हाइम्स, बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्टिर द इमोशन। बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन गलत है। द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्टिर्स द इमोशन। क्यों यहां पर सिंगुलर वर्ब आया दोस्तों, क्योंकि यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग वर्ड्स की, शब्दों की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, उसके दोहराने को जो है रिपीटेशन, उसका बार बार उसका जो रिपीटेशन है उसको दोहराना जो है उसकी यहां पर बात की जा रही है कि वो जो रिपीटेशन है वो क्या करता है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को स्टिर करता है, स्टेबल करता है, कंट्रोल करता है ना। इसलिए जो है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगना है, ठीक है। क्लियर हुआ? वीडियो को आप लोग बार बार देखें, वापस देखें, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वापस हम लोग करने जा रहे हैं। वापस मतलब अभी करने जा रहे हैं 132। फ्लो में आ गया इसलिए बोल दिया मैंने। तो 132 वाला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। Scarcely had he entered the hall when the lights went out and everybody began to scream। क्या इसमें मतलब आ रहा है निकल कर दोस्तों कि स्कार्सली, अब ये इसका रूल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। स्कार्सली और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि हैड ही एंटर्ड द हॉल, कि जैसे ही बड़ी अच्छा ही नहीं था कि इस तरीके से कि वो हॉल के अंदर एंटर हुआ ही नहीं था कि क्या हुआ कि लाइट जो है वो वेंट आउट हो गई, मतलब लाइट चली गई। ठीक है, वेंट आउट का मतलब होता है लाइट जो है चली गई। कहां चली गई भाई? लाइट स्विच ऑफ चले गई, मतलब लाइट कहीं गई नहीं लेकिन लाइट डिस्कनेक्ट हो गई, ये यहां पर मीनिंग है। एंड एवरीबडी बिगेन टू स्क्रीम, कि हर एक जो है वो क्या हो गया, वो स्क्रीम करने शुरू कर दिया। स्क्रीम करना का मतलब होता है शाउट, चिल्लाना। ठीक है, जोर जोर से चीखना, ये यहां पर वो उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब मीनिंग हमने देखा। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था ये जो वर्ड है स्कार्सली दोस्तों, इसका मतलब अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे ना के बराबर, ना के बराबर ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या फिर ही नहीं की, इस तरीके से ये भी इसका मीनिंग निकल कर आता है। और ये हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा किसका काम कर रहा है दोस्तों? एक एडवर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो वर्ड है आपका स्कार्सली, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। हाँ, अगर यही वर्ड, ध्यान देना दोस्तों, यही वर्ड अगर आपका इस तरह से कहीं पर होता, बीच में कहीं पर होता, ठीक है, स्कार्सली बीच में अगर कहीं पर होता तो ये हमारा यहाँ पर कंजंक्शन का काम करता। ठीक है, इसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी कि ये किसका काम करता, कंजंक्शन का काम करता। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ना के बराबर, ही नहीं था कि, या फिर ब मुश्किल, क्या बोलते हैं? ब मुश्किल, ब मुश्किल, या जैसे बोलते हैं ना, मैं घर पहुंचा ही नहीं था कि वैसा हो गया, मैं गया ही नहीं था कि वैसा हो गया। इस तरीके से ब मुश्किल या मुश्किल से, ये यहां पर इसका सेंस आ रहा है, मुश्किल से। ठीक है, ये तो हमने मीनिंग देखा। अब दोस्तों देखो, सेम मीनिंग वाले और सेम पैटर्न को फॉलो करने वाले और भी कुछ वर्ड्स हैं। जैसे आप देखो, ये वर्ड है आपका स्कार्सली, ठीक है, उसके अलावा है हार्डली, क्या है? हार्डली, या फिर रेयरली, ठीक है, रेयरली, या फिर बेयरली। ठीक, बेयरली आपके कुछ शब्द हैं। और भी कुछ वर्ड हैं जैसे नो सूनर, क्या है? नो सूनर। नो सूनर को मैंने थोड़ा बड़ा किया क्योंकि इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है ना। आप ऐसे समझ लो कि ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, और क्या है? बेयरली। दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन जो वर्ड्स हैं आपके, इनके बाद लगता है रूल ऑफ इन्वर्जन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, एक बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं इसको कि इसके बाद जो है लगता है रूल ऑफ इन्वर्जन। ये रूल ऑफ इन्वर्जन जो है इन सभी के बाद लगता है। ठीक है, क्या है हमारा रूल ऑफ इन्वर्जन दोस्तों? रूल ऑफ इन्वर्जन है कि इन सब के बाद, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, इन सब शब्दों के बाद, ये सब के सब आपके नेगेटिव है। इन सब के बाद जो है क्या होता है? सबसे पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान देना, सबसे पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आता है मेन वर्ब। ठीक, उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। अब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि अगर, ध्यान देना दोस्तों, अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मान लीजिए आता है डिड, क्या आता है? डिड, तो डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट,
और उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि आपको पता है कि डिड जब हम लगाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मेन वर्ब हम ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हैड अगर आया, ध्यान देना, अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैड आया, उस कंडीशन में हैड और फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है दोस्तों? थर्ड वाला फॉर्म आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, पूरा क्लियर करो आज आप, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, ऐसे कोई भी शब्द आए उसके जस्ट बाद में ये वाला रूल लगा होगा। जानबूझ के आपको जो है कुछ और देंगे, लेकिन याद रखना है कि इसके जस्ट बाद में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। या तो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है या फिर पास्ट के परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। इस क्वेश्चन में आप देखो, अभी तक इस क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है, स्कार्सली लिखा है, चलिए ठीक है। उसके बाद हैड लगा है, चलिए ठीक है, देखो हैड, उसके बाद ही क्या है, सब्जेक्ट है, और एंटर्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है दोस्तों? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कोई एरर हमारा नहीं है। हाँ, अगर यहां पर होता कि हार्डली हैड ही एंटर, अगर ऐसा होता तो रॉन्ग हो जाता, या फिर ये होता कि हार्डली डिड ही एंटर्ड, ये होता तो भी रॉन्ग हो जाता, या फिर अगर होता कि हार्डली ही हैड एंटर्ड, ये भी होता ना, तो भी हमारा दोस्तों रॉन्ग हो जाता, क्योंकि बिल्कुल यही स्ट्रक्चर हमको ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप याद रखो, वीडियो को फिर से देखो, अच्छे से इसको समझो, ठीक। ये तो ये था हमारा एक कंसेप्ट। अब इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या ध्यान देना दोस्तों कि हार्ड, ये आप, इसीलिए मैंने इसको अलग किया। देखो, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और बेयरली, ये जो चार शब्द हैं, ध्यान देना, इन चारों के बाद इनकी जो पेयरिंग बनती है, इन चारों के बाद आता है व्हेन। इन चार के बाद क्या होता है? व्हेन, मतलब ये पेयर है। आप देखो यहां पर ये आपका लिखा है स्कार्सली और उसके बाद व्हेन, ठीक है। वैसे ये आपका हार्डली और व्हेन है ना, उसी तरीके से आपका रेयरली, व्हेन, बेयरली, व्हेन, इन सब के साथ पेयरिंग किसकी बनती है? व्हेन की पेयरिंग बनती है। लेकिन ये जो वर्ड है दोस्तों, कौन सा? नो सूनर, ध्यान रखना, नो सूनर जो आपका वर्ड है उसके साथ व्हेन नहीं आता है, उसके साथ देन आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप गलती करने के बहुत चांसेस है, ठीक है। याद रखना, कई बार ऐसा करते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्कार्सली लिखा है यहाँ पर, आप देखो कहाँ गया हमारा व्हेन, बोरा, देखो ये रहा, ठीक है, व्हेन। तो ये स्कार्सली और व्हेन का पेयर यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता था क्वेश्चन में कि स्कार्सली ये होता, ये भी ठीक होता कि हैड ही एंटर्ड द हॉल देन द लाइट वेंट आउट, तब लाइट जो है वो चले गई, लेकिन वो हमारा रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना, वो क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। याद रखना है दोस्तों, ये जो देन है ये केवल नो सूनर के साथ आता है, बस इतना याद रखो। हालांकि नो सूनर, देखो नो स्ट्रक्चर वही चलेगा, नो सूनर, उसके बाद रूल ऑफ इन्वर्जन और उसके बाद देन, अगर पेयर में आया तो। उसी तरीके से स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, रूल ऑफ इन्वर्जन और उसके बाद व्हेन, ये पूरा आपका सही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आगे देखो कि स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द हॉल व्हेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, की लाइट जो है वो वेंट आउट हो गई। अब ये वेंट आउट जो है ये भी हमारा दोस्तों क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसा हमारा वर्ड होता है मीनिंग उससे अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे वेंट आउट का मतलब कहीं भाग जाने का मतलब नहीं है, वेंट आउट का सीधा सीधा मतलब है लाइट चले जाना, जो हम लोग बहुत ही कॉमन फ्रेज बोलते हैं कि लाइट चले गई, मतलब लाइट जो है डिस्कनेक्ट हो गई। एंड एवरीबडी बिगेन टू, देखो हर कोई जो है उन्होंने क्या किया, बिगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद टू और टू स्क्रीम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप देखो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों कमाल की बात है कि कोई भी एरर इसमें नहीं है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये और इसको समझाना आपको जरूरी था। इसमें एरर देते हैं लेकिन लकीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, पूरा कंसेप्ट हमारा बिल्कुल बराबर है, करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ?
चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट मैं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया कि ये इस क्वेश्चन में हमने देखो क्या कंसेप्ट पढ़ा कि स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, उसके बाद रूल ऑफ इन्वर्जन, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, या तो डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। उसके थोड़े आगे चलें तो बेसिकली ये क्या पेयर में काम करते हैं। जैसे स्कार्सली हुआ फिर व्हेन आता है, हार्डली व्हेन, जोड़ी इनकी होती है, पेयरिंग इनकी होती है। तो पेयर कभी भी आपको मैच करना है तो याद रखना इन चारों के बाद व्हेन आता है, नो सूनर के बाद देन आता है, ये आपको याद रखना है। कई बार इंटरचेंज कर देते हैं तो हमको सही करना है। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नो एरर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133 वाला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखो शुरुआत हो रही है ओइंग टू से। ओइंग टू का मीनिंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ओइंग टू का मतलब होता है दोस्तों बिकॉज ऑफ। ठीक है, कारण बताने के लिए जो है हम लोग ओइंग टू यूज करते हैं कि कारण। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, देख लेते हैं। तो देखो इसको ओइंग टू बोल सकते हो या फिर बिकॉज ऑफ बोल सकते हो या फिर आप ड्यू टू, है ना, के लिए, इस तरीके से आप बता सकते हो। देखो क्या बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो ओइंग टू द रीसेंट स्ट्राइक, तो बिकॉज ऑफ ये जो रीसेंट हाल ही की जो स्ट्राइक है, जो धरना हुआ, उसके कारण कहां पर, पूरा पढ़ते हैं। ओइंग टू द रीसेंट स्ट्राइक इन द मिल्स नॉट लेस देन 50 पुलिसमैन विल बी रिक्रूटेड soon inside the campus। क्या इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि अभी जो है हाल ही में रिसेंट स्ट्राइक हुआ था अभी अभी मिल्स के अंदर नॉट लेस देन जो है कितने से कम नहीं, 50 पुलिसमैन से कम नहीं, विल बी रिक्रूटेड। मतलब आप बोल सकते हो कि 50 जो पुलिसमैन है वो उनको क्या किया गया, उनको अपॉइंट किया गया, रिक्रूट किया गया सून इनसाइड द कैंपस के अंदर जो है उनको क्या किया जाएगा, उनको रिक्रूट किया जाएगा, विल बी रिक्रूटेड। इस तरीके से यहां पर इसका एक्सक्यूज मी, इस तरह से इसका जो है मीनिंग आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर है। देखो ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, किसके कारण, रीसेंट स्ट्राइक, हाल ही का जो स्ट्राइक हुआ था कहां पर हुआ था, इन द मिल्स के अंदर हुआ था। तो देखो आप दोस्तों फर्स्ट वाला जो है आपका ऑप्शन, उसके अंदर तो कुछ एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ओइंग टू द रीसेंट स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है कि भाई ये जो हाल ही का जो स्ट्राइक है उसके कारण या उसके मद्देनजर, ठीक, इन द मिल्स कहां पर हुआ था, मिल्स में हुआ था। चलिए उसके बाद देखो कॉमा है, नॉट लेस देन। तो देखो दोस्तों नॉट लेस देन, आपने एक और सुना होगा नो लेस देन। क्या सुना होगा, नो लेस देन मतलब से कम नहीं, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है, से कम नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये नॉट जो है इसका नो हो जाएगा और कोई एरर नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, नो लेस देन भी होता है, ठीक है, और नॉट लेस देन दोस्तों ये भी होता है। ठीक है, नॉट लेस देन मतलब भी ये भी होता है। कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखते हैं, कुछ में इस तरीके से लिखते हैं, दोनों का मतलब बराबर है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताता हूं वो आपको सुन के जो है मजा आ जाएगा। क्या बता रहा हूं दोस्तों कि यहां पर या तो नो लेस देन हो या फिर नॉट लेस देन हो, इन दोनों के बाद जो नाउन आता है दोस्तों वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है ना, वो क्या होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये आपको जो है याद रखना है। मतलब एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब सर बोलेंगे कि, आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है दोस्तों लेस, ये एक्चुअली बना किससे है वो आप समझो। आप देखो इसके, देखो एक होता है लिटिल, ठीक है, एक क्या होता है लिटिल, उसका फिर जो कंपैरेटिव फॉर्म है लिटिल, और उसका जो है लेस, ठीक है, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये इसके वर्ब के 3 फॉर्म्स है। मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया, लिटिल, लेस, लीस्ट, इस तरीके से। तो आप यहां पर देखो कि ये एक्चुअल में लिटिल ही है, उसी का सेकंड फॉर्म हो गया, हमने लेस कर दिया। याद रखो कि नो लेस देन उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा,
फिर फ्यू जो है, ध्यान दो, एक और वर्ड है फ्यू, फ्यूवर, ठीक है, फ्यूवर, और ये कंपैरेटिव डिग्रीज है कि फ्यू, फ्यूवर और फ्यूवेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपका कंपैरिजन है, सॉरी ये आपका V1 V2 नहीं है, ये भी आपके क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या हो रहा है, कंपैरेटिव। ये देखो ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, और ये जो है आपका सुपरलेटिव, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, ये सुपरलेटिव आपकी ये डिग्री है। इसी तरीके से यहां होता है फ्यू आपका पॉजिटिव, और फ्यूअर जो है हम यूज करते हैं कंपैरिजन में, और ये हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहां पर मैं बताऊं आपको कि ये जो है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूवेस्ट, इनके बाद आपका क्या आता है दोस्तों, काउंटेबल नाउन हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम काउंटेबल नाउन लगाते हैं। आप यहां पर देखो क्या लिखा है, 50 पुलिसमैन, भाई हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, सीधी सी बात है। तो ये आपका काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब यहां पर आप क्या करोगे, लेस जो है इसको हटा दोगे, और इसके बदले हम क्या करने वाले हैं, नॉट फ्यूअर, ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट फ्यूअर देन 50 पुलिसमैन विल बी रिक्रूटेड सून इनसाइड द कैंपस, ये हो जाएगा। इसका मतलब एरर हमारा जो है बी वाला जो है, इसके अंदर एरर है, ठीक। फिर से देखते हैं, तो ओइंग टू द रीसेंट स्ट्राइक, बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द मिल्स, ठीक है। नो, नॉट फ्यूअर देन, मतलब इससे कम नहीं, नॉट फ्यूअर देन 50 पुलिसमैन, कम से कम, इस तरीके से बोलना कि कम से कम जो है 50 पुलिसमैन विल बी रिक्रूटेड। तो देखो विल, उसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि बिल्कुल बराबर है ना। पहले भी मैंने बताया है कि ये विल आपका, उसके बाद बी, अब बी के बाद देखो क्या क्या कंडीशन आ सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, विल बी जो आपका है, उसके बाद आप नाउन भी लगा सकते हो, लेकिन नाउन के पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ये नाउन यहां लगा सकते हो, ठीक है। विल बी के बाद आप क्या लगा सकते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। विल बी के बाद कोई एडजेक्टिव लगा सकते हो, विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो विल बी रिक्रूटेड बिल्कुल सही है, सून जल्दी ही, कहां, इनसाइड द कैंपस, यहां पर भी कोई भी एरर नहीं। इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा सिंगल एरर का क्वेश्चन है, बी वाले सेक्शन में रॉन्ग है। कंपैरेटिव डिग्री में आपको ध्यान रखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का ये आपका एरर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 134, द ओल्ड मैन एज वेल एज हिज चिल्ड्रन डू नॉट नो नथिंग व्हाट टू डू अबाउट द इशू। क्या इसमें बताया जा रहा है, देखो कि ये जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा जो व्यक्ति है, और एज वेल एज मतलब उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हैं, देखो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नाउन है, तो उसके जो बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं पता, डू नॉट नो नथिंग मतलब उनको नहीं पता कुछ भी, ठीक है। नथिंग नहीं पता कुछ भी नहीं, है ना, दो बार नथिंग नथिंग आ रहा है, तो ये हमारा एरर है। बट देखते हैं आगे, तो डू नॉट नो नथिंग व्हाट टू डू, क्या करना है अबाउट द इशू, कि ना तो ओल्ड मैन और उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हैं, किसी को भी ये नहीं पता है कि इस इश्यू के बारे में, इस मुद्दे के ऊपर हम लोगों को करना क्या है, ठीक। ये इसका मीनिंग है। अब आप देखो कि यहाँ पर किससे शुरुआत किससे हो रही दोस्तों, ओल्ड मैन से। अब यहाँ पर देखो एज वेल एज, ये आपका क्या है, ये कंजंक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये हमारा कंजंक्शन है, और कैसा कंजंक्शन है, देखो कंपाउंड कंजंक्शन है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा कंपाउंड कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन का एक रूल होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। रूल ये है कि मान लीजिए आपने लिखा सब्जेक्ट 1, आप चाहो इसको नाउन 1 कर लो, ठीक है, सब्जेक्ट 1 या फिर नाउन 1, और उसके बाद ये जो आपके कंपाउंड कंजंक्शन है, जैसे एज वेल एज है, या फिर नो सूनर देन, ठीक है, या फिर है अलोंग विथ, ठीक है, अलोंग विथ, या फिर केवल विथ है, ध्यान देना, या फिर अकम्पनीड बाय,
अकम्पनीड, ठीक है, अकम्पनीड बाय। तो ये कुछ आपके कंजंक्शंस हैं दोस्तों। इन कंजंक्शंस के बाद देखो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वन या नाउन वन, उसके बाद एज वेल एज, नो सूनर देन, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय, इस तरह के आपके कंजंक्शन है। और उसके बाद मान लीजिए सब्जेक्ट टू या फिर नाउन टू है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपका वर्ब जो आता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसके बाद जो वर्ब आपका आ रहा है वो वर्ब दोस्तों आपका आने वाला है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन या फिर नाउन वन, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल वही रूल है हमारा जो हमने ये वाला देखा था नाउन वन और ऑफ का प्रीपोजिशन जो हमने देखा था, मतलब आपका कोई प्रीपोजिशन लगा है या फिर आपका बेसिकली कोई कंजंक्शन लगा है, आपका रूल बिल्कुल सेम वही अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, उससे मैच कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि बिल्कुल उसी सेंस में आपका ये आ रहा है। यहाँ पर भी आपका जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन, उसके अकॉर्डिंग आने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आपको याद रखना है कि कभी एज वेल एज आया, नो सूनर देन आया, अलोंग विथ आया, अकम्पनीड बाय आया, इस तरह के कोई आपके कंजंक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद दूसरा कोई नाउन या सब्जेक्ट है, वर्ब आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू नाउन वन फर्स्ट के हिसाब से। मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू नाउन, मतलब इसको डिपेंड करना है कि ये, इस पर डिपेंड करता है कि ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो ओल्ड मैन MAN लिखा है, ध्यान देना, अगर MEN होता तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो जाता, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना है। देखो MAN ये आपका सिंगुलर नाउन है और MEN ये हमारा प्लूरल नाउन है। जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, है ना, कई बार MEN होता है, प्लूरल नाउन होता है, सिंगुलर समझ लेते हैं, तो वो नहीं करना है। तो आप देखो कि ये हमारा जो है क्या है, सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और नाउन वन है, उसके बाद एज वेल एज आया, ठीक, उसके बाद आप देखो हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे, तो चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल नाउन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है ट्रेंड क्या है, ज्यादातर यही होता है दोस्तों, नाउन वन जो है यहाँ पर भी नाउन वन ये हमारा ज्यादातर सिंगुलर होता है, ठीक है, और नाउन टू जो है वो हमारा ज्यादातर प्लूरल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देखो प्लूरल है, ये सिंगुलर है। आगे देखते हैं डू नॉट, तो ये डू हमारा जो है प्लूरल वर्ब है, ये डू यहाँ पर नहीं होने वाला है। डू के बदले हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, डस, क्या हो जाएगा सही हमारा आंसर, डस नॉट नो नथिंग, ठीक है, डज नॉट यहाँ पर सही हो गया। इसका मतलब एरर ये तो बराबर है, ए वाले में कोई एरर नहीं, ठीक है। हिज चिल्ड्रन डज नॉट ये आपका ग्रामर का एरर है, बी वाले के अंदर आपका एरर हो गया। तो एक ऑप्शन हमारा बी हो गया और दूसरा आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि डज नॉट नो नथिंग। दोस्तों कभी भी याद रखना, दो नेगेटिव एक साथ नहीं होते, क्योंकि अगर जैसे अगर मान लो यहां पर आई डू नॉट नो नथिंग, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, आई डू नॉट नो नथिंग, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। इसका मतलब जो नथिंग है, जो कुछ भी नहीं है, वो मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं मुझे नहीं पता, इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ पता है। इसका मीनिंग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। देखो इसका मैं मीनिंग आपको बताता हूं, इसका मीनिंग हो जाएगा आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो आप अगर नेगेटिव बोलने जा रहे हो और दो नेगेटिव अगर आपने लगा दिया तो उसका मीनिंग पॉजिटिव हो गया। आई डू नॉट नो नथिंग मतलब आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। बट अगर आपको नेगेटिव ही रखना है तो ये क्या होगा, आई डू नॉट नो एनीथिंग, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो एनीथिंग, ये आपका सही होगा। नेगेटिव के साथ एनीथिंग हम लोग लगाते हैं, मतलब एरर हमारा यहाँ पर नथिंग नहीं होने वाला है, इसके बदले एनीथिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो क्या लिखा है दोस्तों कि ओल्ड मैन एज वेल एज हिज चिल्ड्रन डज नॉट नो, ये डज नॉट क्लियर हुआ ओल्ड मैन के हिसाब से, डज नॉट नो एनीथिंग व्हाट टू डू अबाउट द इशू, ठीक। तो यहां पर आप देखो कि एरर हमारा सी वाले के अंदर भी है, बी
और सी ये हमारा दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।